हेलो स्टूडेंट्स, जो है आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास की इंडियन पॉलिटिक्स के चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में देखेंगे। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा आता ही आता है। तो देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षा है क्या कि जब किसी भी एरिया के लोग किसी भी विशिष्ट भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर या अपनी भौगोलिक विशिष्टता के आधार पर कोई भी डिमांड करते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन हो गया, या फिर लैंग्वेज हो गई, या फिर रिलीजन हो गया, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स के ब्याह पर अगर कोई भी डिमांड उठ रही है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक क्षेत्रीय आकांक्षा है, एक रीजनल एस्पिरेशन है। और इसी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है अलगाववाद के रूप में, जब आपकी क्षेत्रीय आकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा होता है विश्वायत्ता के रूप में। स्वायत्त का मतलब क्या होगा कि अभी आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, आपको बस थोड़े से विशेष अधिकारों की जरूरत है। और जब आप भारत में देखोगे ना, तो 1970-80 के दशक से भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं बहुत तेजी से उठ रही हैं, और इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्वायत्ता का रूप इस टाइम पर मिला हुआ था। और जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के लिए हमेशा जरूरी क्या है कि जो भी आंदोलन हो रहा है, जो भी उसकी अगुवाई करेगा, जो भी उसकी लीडरशिप कर रहा होगा, उनके साथ आपको समझौते करने पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती हैं, रीजनल एस्पिरेशंस होती हैं, ये लोकतांत्रिक राजनीति का ही एक हिस्सा, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसके अलावा आगे देखें तो भारत सरकार का नजरिया क्या रहता है। देखिए, भारत में जब आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात करें, तो रीजन याद रखिएगा कि भारत में इतनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठती रहती है, और रीजन रहता है हमारा डाइवर्सिटी। जब भी आप डाइवर्स एरिया थोड़ा सा देखोगे, कोई भी अगर डाइवर्स एरिया है, तो वहां पर 110% कोई ना कोई रीजनल एस्पिरेशन उठेगी। विविधता के कारण कोई ना कोई क्षेत्रीय आकांक्षा उठती रहेगी। इसीलिए सरकार को क्या पता है कि भाई ये तो आम बात है, इसलिए सरकार ने कैसा नजरिया अपना रखा है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। सरकार का क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति क्या है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। और इस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के तहत जो रीजनल एस्पिरेशंस है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये एक एंटी नेशनल मुद्दा नहीं है। उसके साथ साथ भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, विविधता बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ पर भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति के आधार पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठती रहती हैं। और सबसे बढ़िया तरीका क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने का वो होता है आपके लिए बातचीत का तरीका, कि आप बातचीत करो, उससे आप इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं से बहुत बेहतर तरीके से निपट सकते हो। उसके अलावा क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठती क्यों है, जैसे धार्मिक भिन्नता हो गई, असंतुलित विकास हो गया, यानी किसी एरिया का ज्यादा डेवलपमेंट है, किसी एरिया का कम डेवलपमेंट है, तो इस चक्कर में क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षा उठती है। उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी के व्याप पर उठती है। और सबसे बड़ी चीज, क्षेत्रीय राजनीतिक दल की पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए अपने एरिया के लोगों के द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं उठवाते रहते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे भारत में कुछ एग्जाम्पल्स के ब्याह पर, जैसे जम्मू कश्मीर से अगर आप बात करें, जम्मू कश्मीर में फिलहाल में जम्मू कश्मीर हमारे लिए केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले इसकी स्थिति बहुत खराब थी। जैसे भारत में जो जम्मू कश्मीर का विलय है, ये दबावपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था, बहुत स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस में हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो उस टाइम का राजा था, हरी सिंह, ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो या फिर पाकिस्तान में हो, ये इसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाना चाहता था। उसके अलावा अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना ने हमला कर दिया, तो इन्होंने डर के मारे भारत सरकार से हेल्प मांगी, और भारत सरकार ने 26 अक्टूबर 1947 को इनसे सहमति विलय पत्र पर साइन करवा लिया और इनको भारत में मिलवा लिया। और ये चीज याद रखिएगा, जिस समय जम्मू कश्मीर भारत में मिला था, उस समय जम्मू कश्मीर के पास कोई विशेष अधिकार नहीं था, जस्ट एक वादा किया गया था कि हम आपको विशेष अधिकार देंगे। और जब बाद में संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उस समय अनुच्छेद 370 और 35A के तहत इनको विशेष अधिकार दिए गए। उसके साथ साथ जब हमला हुआ था, तो उसी हमले में पाकिस्तान ने थोड़ी सी जमीन कैप्चर कर ली थी, जिसको जो आज POK के नाम से जानी जाती है। नेहरू इस मुद्दे को यूएनओ में लेकर गए, और यूएनओ का ऑर्डर था कि जो वहां पर इंडियन आर्मी है, ये वापस आए। उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी है, वो वापस आए, और वहां पर एक रेफरेंडम करवाया जाए, या एक जनमत संग्रह करवाया जाए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता डिसाइड करेगी उसे कहाँ जाना है। तो जैसी इंडियन आर्मी वापस आई, लाहौर से वापस बुलाई गई, बट पाकिस्तान ने ऐसा नहीं करा। पाकिस्तान POK लेकर खुश था, तो भारत ने भी फिर ये जनमत संग्रह वाला खाली वादा देकर छोड़ दिया कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, हम तब यहाँ पर जनमत संग्रह करवा लेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। उसके साथ साथ अगर आप इसकी समस्या की बात करोगे, पहले समस्या हुआ करती थी, क्योंकि ये खुद 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। यहाँ पर 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन्स हुआ करते थे। जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था, और लद्दाख अलग था। और उसकी जो पूरी प्रॉब्लम है, ये 2 हिस्सों में थी, इंटरनल
और दूसरी एक्सटर्नल बाहरी। अगर आप इसका मैप देखते थोड़ा सा कुछ इस साइड का, अब कश्मीर का थोड़ा सा स्थिति खराब क्यों है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो पीओके के रूप में चला गया किसके पास, पाकिस्तान के पास। ये हिस्सा किसने ले लिया, चीन ने ले लिया, आकसियाई चीन जिसे कहा जाता है। तो यानी जम्मू कश्मीर पे दो दो इंटरनेशनल क्लेम किए जा रहे हैं। उसके बाद स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर आंतरिक दिक्कत क्या आती है कि सबसे पहली चीज, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, स्पेशल स्टेट का इसे स्टेटस मिला हुआ था। अब इसमें क्या आता है कि यहाँ पर कोई भी जब प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ की सरकार क्या करती थी, खुद वहाँ पर हेल्प मांगती नहीं थी, उसे लगता था हम कमजोर दिख जाएंगे। और भारत सरकार दिख रहा है कि जैसे दिक्कत हो रही है वहाँ, तो भारत सरकार तब भी जा नहीं सकती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1990 में यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार चाह के भी यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, 3 टाइप के कल्चर हैं यहाँ पर। मैक्सिमम मेजोरिटी में कौन है, इस्लाम है, और फिर वहाँ पर कश्मीरी पंडित भी हैं। लद्दाख में बौद्धिस्ट कल्चर फॉलो होता है, तो इसके कारण इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन बहुत चलते हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत चलते हैं। अब इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट में डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं। आप देखेंगे इसमें कि पाकिस्तान के सपोर्ट में आते हैं कुछ लोग कि पाकिस्तान में मिला दो कश्मीर को, कुछ लोग कहते हैं भारत में मिलाओ, लेकिन हमारे ऊपर जो विशेष अधिकार का दर्जा है 370 है, इसको परमानेंट कर दो और हमें भारत में मिला दो। उसके साथ साथ कुछ कहते हैं स्वतंत्र राष्ट्र बना दो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तक इस वादे की खिलाफत कर रहे हैं कि भाई जनमत संग्रह का आपने वादा करा था, रेफरेंडम था, आपने वो पूरा नहीं करा। बट बेचारे वो भूल जाते हैं कि भारत सरकार है, ये अपने देश में करे हुए तो वादे पूरे करती नहीं है, वहाँ कहाँ से कर देती। उसके साथ साथ बाहरी की बात करेंगे, पाकिस्तान इसके लिए क्या है, एक दिक्कत का विषय है। क्यों, क्योंकि ये कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा करके बैठा है, लाइक पीओके खुद बनाकर बैठा है, यहाँ पर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां करवाता रहता है, और पाकिस्तान और भारत के बीच का विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है। ये सब कम था और बाद में चाइना भी एंटर कर चुका है। चाइना ने भी अपना एक वहाँ पर आकसियाई चीन बना रखा है पूरा। तो ये चीज़ है कि इसमें बाहरी में पाकिस्तान और चाइना ये दो दिक्कत दे रहे हैं, और आंतरिक में खुद वहाँ के लोग दिक्कत कर रहे हैं। उसके साथ आगे ध्यान दें तो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए पहली बात तो अनुच्छेद 370 जब हटाया गया, इसका प्रभाव भी इसी को हम कहते हैं। ये 2 आपसे 4 नंबर में कुछ भी देकर पूछ लेगा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या वहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़े, और जम्मू कश्मीर का जो करंट सिनेरियो है वो क्या है। देखिए पहली बात, जम्मू कश्मीर का जो 370 हटाया गया, ये एक बिल के तहत प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के थ्रू हटाया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक नाम था इसका, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और ये बिल 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा में गया, और 9 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। और 9 अगस्त हमारे लिए ऑफिशियल डेट है कि जिस दिन हमारे पास जम्मू कश्मीर से 370 हट गई। अब जैसी ये हटी, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, एक तरफ है लद्दाख और एक तरफ है जम्मू और कश्मीर। और जम्मू कश्मीर पर भारतीय केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ दूसरी तरफ यहाँ पे टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर अब शांति की स्थिति बनी हुई है, सोशल पीस बना हुआ है, सामाजिक शांति बनी हुई है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसमें रहता है पंजाब की कहानी आती है। देखिए पंजाब में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1920 के बाद से यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी 1920s में, जिसका नाम था अकाली दल। क्या नाम है इसका, अकाली दल। देखिए अकाली दल ने बहुत स्ट्रगल करा, और इनफैक्ट जब भारत की आज़ादी हुई 1947 में, और ये कहा जा रहा था कि भाई धर्म के आधार पर सारी चीज़ें बट रही हैं, तो इन्होंने भी एक डिमांड कर दी थी कि उन्होंने देखो हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल रहा है और मुसलमानों को पाकिस्तान मिल रहा है, तो क्यों ना पंजाबियों को या सिखों को सिखिस्तान भी दिया जाए। इसने ऐसी डिमांड भी रखी थी, बट वो डिमांड कभी सुनी भी नहीं। उसके साथ साथ जब ये आज़ाद हुआ तब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चल रहा था, पंजाब को कोई अस्तित्व नहीं था, हरियाणा का हिस्सा बना हुआ था ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1966 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, और 67 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ। 67 से 77 तक यहाँ पर अलायंस गवर्नमेंट चली, यहाँ पर गठबंधन की सरकार चली, और इस गठबंधन की सरकार का एक हिस्सा हुआ करता था अकाली दल। और यहाँ पर गठबंधन की जो सरकार चली है उसका नाम क्या है, PUF, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। और 1967 वही साल है जब पूरे भारत में जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया था, राजनीतिक भूकंप आया था। अब देखिए अकाली दल ने पंजाब को प्रॉपर स्टेट बना दिया,
बट फिर भी इसको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिला। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अकाली दल डिड नॉट हैव मच सपोर्ट इवन आफ्टर द न्यू रिऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि केंद्र द्वारा इनकी सरकार समय से पहले गिरा दी गई थी 1972 में। उसके साथ साथ सिख समुदाय भी बंटना शुरू हो गया, जाट जट इनमें बंटना शुरू हो गया। पंजाबी हिंदुओं के बीच में खास समर्थन नहीं था। रीजन क्या था? पंजाबी हिंदू वो लोग हैं जो विभाजन के वक्त पाकिस्तान से भारत आए। अब इनको थोड़ी पता है कि आप विभाजन से पहले भारत में अकाली दल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं करा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अकाली दल को भी कुछ खास सपोर्ट पूरा नहीं मिल पाया। उसके बाद अगर हम देखें, एक आता है इसमें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 में अकाली दल इस प्रस्ताव को लेकर आया। हुआ क्या था कि 1972 में आप देखेंगे सरकार गिरा दी गई थी, फिर उन्होंने दोबारा इलेक्शन करे, दोबारा जीत के सरकार बनाई अपनी। तो ये आनंदपुर साहिब में एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पर प्रस्ताव लेकर आए। अब इस प्रस्ताव में क्या था कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की इन्होंने मांग उठाई कि हमारे एरिया को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और रीज़न क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के जो रिलेशंस हैं उनको आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर बार बार इंटरफेरेंस कर रही है और आप इनके क्षेत्राधिकार जो है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, आप उनको फिक्स करो कि केंद्र सरकार ऐसे कामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसके साथ साथ अकाली दल के कुछ चरमपंथियों ने मिलकर क्या करा, एक डिमांड रख दी खालिस्तान, और यही इनके लिए सबसे बड़ा इशू बन गया। कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे और इस एक डिमांड के चलते ये पूरा का पूरा जो प्रस्ताव था ये विवादग्रस्त बन गया, और ये खालिस्तान की डिमांड आज तक चली आ रही है कुछ चरमपंथियों के द्वारा। उसके बाद अगर हम हिंसा का चक्र देखें कि बाद में स्थिति बदली। 1980 के बाद जो लीडरशिप थी अकाली दल की, ये चली गई उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में जिन्होंने खालिस्तान की डिमांड करी थी। अब इन लोगों ने क्या करा कि स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में अपना मुख्यालय ठिकाना बना लिया, और यहाँ पर इन्होंने कुछ आतंकवादियों को भी शरण दे दी। अब जून 1984 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी को पता लगता है कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे आतंकवादियों को भी जगह मिली पड़ी है। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर एक सैन्य कार्रवाई लॉन्च करी जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये जून 1984 में लॉन्च हुआ, और यहाँ पर इंडियन आर्मी जाती है, गोल्डन टेम्पल पर अटैक करती है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे और कुछ आतंकवादी थे उनको मारा गया, लेकिन जैसे कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो उस स्थिति में क्या किया गया, जो वहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर सेवादार थे, आम लोग थे, उनको भी थोड़ी सी क्षति पहुँच गई, वो भी मारे गए। उसके साथ साथ स्वर्ण मंदिर का जो स्ट्रक्चर था वहाँ पर फिजिकल डैमेज हुआ, भौतिक क्षति हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिख समुदाय ने इस कार्रवाई का विरोध करा। क्यों? क्योंकि आपने उनके धर्म पर हमला कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा ही हत्या कर दी गई, और इसी हत्या का परिणाम निकला एंटी सिख रॉयट्स के रूप में, जिसे हम सिख विरोधी दंगों के रूप में भी जानते। क्लियर इतना? उसके बाद हम देखें होता है पंजाब समझौता। देखिए जब भी कोई कलेश होता है उसके बाद एक समझौता तो किया ही जाता है। और यहाँ पर देखिए राजीव गांधी जो नए पीएम बने, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद नए पीएम कौन है? राजीव गांधी। राजीव गांधी का मैक्सिमम समय क्या है? समझौतों के बीच में बिता है। जैसे एक पंजाब समझौता, या इसी को हम लौंगेवाल समझौते के नाम से भी जानते हैं। ये समझौता हुआ था राजीव गांधी और हरचंद सिंह लौंगेवाल के बीच में जुलाई 1985। अब इसमें हुआ क्या कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था क्षेत्र को लेकर, ये कह रहे हैं कि उसके लिए एक अलग आयोग बनाया जाए, एक सेपरेट कमीशन बनाया जाए। उसके साथ साथ चंडीगढ़ क्षेत्र जो है, भले ही राजधानी दोनों की रहेगी, लेकिन ये दिया किसको जाएगा? पंजाब को, यानी पंजाब का एरिया माना जाएगा। और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पंजाब पर जो विशेष सुरक्षा बल अधिनियम लगाया गया था, ये लोग कह रहे हैं कि उसे वापस लो, वहाँ पे सब कुछ ठीक है, जो वहाँ पर आपने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट लगा रखा है उसको विड्रॉ करो, उसको वहाँ से हटाओ। उसके साथ साथ पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित जो लोग हैं, जो मिलिटेंसी की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। उसके साथ साथ इस पंजाब समझौते को हम अमन और शांति की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट समझौता मानते हैं। फिर आता है हमारा, देखिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का यहीं से एक इम्पोर्टेंस रहेगा। ये वाली जो चीज़ है ये आपसे एक इम्पोर्टेंस के रूप में पूछी जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए पहली बात, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास 7 राज्य जिन्हें हम 7 बहनों का राज्य कहते हैं। यहाँ पर भारत की 4% जनसंख्या रहती है। भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है, और यहाँ पर लंबी अंतर्राष्ट्रीय तट रेखा है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप सीमा रेखा देखोगे, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, म्यांमार के साथ कर रहे हैं, चीन के साथ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ढेर सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। उसके साथ साथ इंडियन जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक है। चाय का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में होता है,
तो इसलिए क्या है, हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें पूर्वोत्तर की समस्या की, तो पूर्वोत्तर की मेन 3 समस्याएं हैं। एक रहेगी आपके लिए स्वायत्तता की मांग, दूसरी रहेगी अलगाववादी आंदोलन, और तीसरा है बाहरी लोगों का विरोध। अगर आपको एक हिंट के लिए बताया जाए, जो स्वायत्तता की मांग है ये गैर असमी लोगों के द्वारा उठी है, जो नॉन एसमिस्ट लोग हैं उनके द्वारा ये मांग उठेगी भाई हमें दो। उसके साथ साथ अलगाववादी आंदोलन ये 2 एरियाज के लिए रहते हैं, एक रहता है आपका मिजोरम और दूसरा रहता है आपका नागालैंड। ये इन 2 एरियाज पे रहेगा। वापस बाहरी लोगों की बात करोगे तो यहाँ पर आपका जिक्र आएगा मेनली आसू का, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन का। अब इसमें आप आगे देखें, जैसे स्वायत्तता की मांग है तो हमारे पास ये एक इन्फॉर्मेशन अच्छी है कि मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा एरिया क्या कहलाता था, असम। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, जनजातीय लोग रहते थे, ट्राइब्स रहा करती थी, जिसमें बोकारो, डिस्मा, ऐसी ऐसी ट्राइब्स के नाम रहते हैं। उसके अलावा गैर असमी लोग जो है, यानी जो जनजाति के लोग हैं, इनके ऊपर ज़बरदस्ती असम और उसकी भाषा संस्कृति थोपी जा रही थी। तो इन्होंने अपनी कल्चरल कंजर्वेशन के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए इन्होंने अलग राज्य की मांग कर दी, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया छोटा सा, जिसका नाम क्या था, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन, जो 1960 में ऑल पार्टी हिल कॉन्फ्रेंस के रूप में कन्वर्ट हो गई। उसके साथ साथ अलगाववादी आंदोलन की हम बात करें तो अलगाववादी आंदोलन ज़्यादातर स्टार्ट होता है मिजोरम पर्वतीय क्षेत्र से। ये चीज़ याद रखिएगा, जो आज आपको मिजोरम के रूप में दिख रहा है ये पहले मिजोरम पर्वतीय क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर देखिए फिमाइन की कंडीशन आ गई, 1959 में अकाल पड़ गया। अब इस अकाल का असम सरकार के द्वारा कोई भी मैनेजमेंट नहीं किया गया, कोई हेल्प नहीं दी गई, तो ये लोग चिढ़ के इन्होंने अपने लिए अलगाववादी आंदोलन स्टार्ट करे, और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम क्या है, MNF। MNF बनी 1961 में है, बनी कब है, 1961 में, और 1966 तक आते आते इसने शस्त्र अभियान स्टार्ट कर दिया, आर्म कैंपेन स्टार्ट कर दिया कि हम हथियारों के दम पर करेंगे, हमें जो भी करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर जब आप स्थिति आप आगे देखोगे तो आती है कि यहाँ पर जब संघर्ष चलता गया तो इस संघर्ष का जो नेतृत्व था वो लाल डेंगा के द्वारा किया जा रहा है। लाल डेंगा वहाँ का नेता था, एक लोकल लीडर। अब इसने क्या करा कि बहुत संघर्ष करे, और इसका संघर्ष सफल भी हुआ, और 1972 में मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने और संघर्ष को आगे बढ़ाया। फिर 30 जून 1986 को राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में समझौता हुआ, जिसे हम मिजो समझौते के नाम से जानते हैं, और ये 1987 तक पूर्ण राज्य बन गया। सेम ऐसा ही सीन हमें नागालैंड में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो पॉलिटिकल ग्रुप आया वो था NNC, नागा नेशनल काउंसिल, और इसका नेता था अंगमी जापू फिजो। इसने 1951 से ही भारत से अलग होने की मांग करी थी, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे यहाँ पर एक प्रॉपर स्थायी शांति बनी हुई है। उसके साथ साथ बाहरी लोगों के विरोध की जब हम बात करें तो जो बाहरी लोगों का विरोध है ये पूर्वोत्तर के लिए बहुत दिक्कत माने जाते हैं। देखिए पूर्वोत्तर के लोग बाहरी लोगों को खतरा क्यों मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जो ये अप्रवासी आ रहे हैं ना, जो ये बाहर से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इन इमिग्रेंट्स के चक्कर में यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जा रही है, और इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनके लिए ट्रेड और डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अवसर हैं, वो घट जाते हैं। और पूर्वोत्तर जो है वो इन इमिग्रेंट्स को ही, अप्रवासियों को ही बेरोजगारी का कारण मानते हैं कि तुम लोग आए, तुम लोग हमारे हिस्से की नौकरी खा गए। इसीलिए 1979 में एक संगठन बना जिसका नाम क्या है, आसू। और इस आसू ने क्या करा, आंदोलन चलाया कि ये बाहरी लोगों को पकड़ के वापस भेजो। अब इसी आंसू के आंदोलन चलते चलते इनकी मांग आई है कि 1971 के बाद जितने भी बांग्लादेशी युद्ध के बाद जो आए हुए हैं इनको ढूंढो और वापस भेजो। और इनके बीच में 15 अगस्त 1985 को एक समझौता होता है राजीव गांधी और असम यूनियन के बीच में। उसके साथ साथ इसी समझौते को हम असम समझौते के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ पर अभी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो असम आंदोलन था ये सांस्कृतिक स्वाभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। अब ये चीज समझिएगा, आपसे कहता है कि आंसू का आंदोलन क्या है, या आपसे कहता है असम आंदोलन क्या है, दोनों का मतलब सेम है, आपको एक ही चीज लिखनी है। उसके अलावा हम आगे देखें तो रहता है द्रविड़ आंदोलन। देखिए द्रविड़ आंदोलन जो है दक्षिण भारत से 1960 के दशक में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ। और इस द्रविड़ आंदोलन का, द्रविडियन मूवमेंट का जो लीडरशिप थी वो किसने करी, EV रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी आई वो थी DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम। और इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करा कि हिंदी को राजभाषा दर्जा देने का विरोध करा कि जो हमारी राज्य की भाषा वो हिंदी नहीं होती चाहिए। तो इसीलिए इसको लोगों ने सपोर्ट भी करा, और 1965 तक आते आते इसने पूरा एक हिंदी विरोधी आंदोलन चला दिया।
जो आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व से शुरू हुआ था, इनके विरोध से, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? हिंदी विरोधी आंदोलन में। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपसे मैप में भी पूछेगा कि हिंदी विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला, तो आंसर है तमिलनाडु। उसके साथ साथ इसी एक मूवमेंट से जो डीएमके है, इसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब इसके आप उद्देश्य देखोगे तो उत्तर भारत का जो भी प्रभुत्व है, जिस भी लेवल का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इसको ख़त्म करना, और जो साउथ इंडिया का प्राइड है, जो उनका रीजनल प्राइड है, प्रेस्टीज है, उस पे थोड़ा सा जोर दिया गया, एम्फसाइज किया गया। अब इनकी मांग क्या थी? उस टाइम के कुछ मेजर इवेंट्स, जैसे वहाँ पर एक लोकल स्टेशन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन, जिसका नाम था कुल्लाकोड़ी, और इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया था डालमियापुरम। अब ये लोग कह रहे हैं कि डालमियापुरम को हटा दो, हमें कौन सा नाम चाहिए वापस? पुराना वाला, कुल्लाकोड़ी। और साथ साथ जो तमिल स्कूल हैं, उनके सिलेबस में हमें तमिल संस्कृति का इतिहास ऐड करके दो, तमिल कल्चर को ऐड करके दो। और उसके साथ साथ जो क्राफ्ट एजुकेशन है, शिल्प शिक्षा है, इसके लिए कोई योजना सरकार द्वारा बनाई जाए। उसके अगर हम बात करें, इसके आते हैं सबक। देखिए, सबक बहुत ज़रूरी है कि रीजनल एस्पिरेशन को आप किस नज़र से देखते हो। पहली बात तो हम ये मानते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षा या रीजनल एस्पिरेशन लोकतांत्रिक राजनीति के बाहर की घटना नहीं है। और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ना दबाने की जगह उनसे क्या करो? लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप बातचीत करोगे, थोड़ी सी पावर दे दोगे, तो इससे जो सत्ता की साझेदारी है, जो पावर शेयरिंग है, वो थोड़ी समझ में आएगी, और क्षेत्रीय दल भी केंद्र स्तर तक आएंगे। और क्षेत्रीय असंतुलन जब बनता है कि लोग आपसे खुश नहीं हो रहे, वो भी चीज़ ठीक करने में हेल्प मिलती है, और इससे राजनीतिक सक्रियता भी बनती है। ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये आपका, ये हर साल रिपीट होने वाला प्रश्न है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।